आखिर इंडिया में किस तरह से ट्रेड किया है। तो पहला तो इसमें टॉपिक ये है इंडियन टेक्सटाइल एंड दी वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उस वक्त वर्ल्ड की मार्केट में इंडियन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। हमारे यहाँ का कॉटन, सॉल्ट पीटर, स्पाइसेस और हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट, एवरीथिंग दैट इंडिया मेड, इट वॉज वेरी वेल फेमस इन द यूरोपियन मार्केट। वहां पर वो अच्छी महंगे दामों में बिकता था और हमें फायदा भी होता था। उसी समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारी नई नई मशीनरीज आ रही थी, बहुत सारा वो लोग इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे थे और इसीलिए उनके अंदर एक चाह जगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमाएं। और इसी से शुरुआत हुई पूरे कॉलोनाइजेशन की, कि वो वर्ल्ड के अलग अलग जगह जाते, उन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाते, उनको एक्सप्लॉइट करते और फिर उनका ट्रेडिशनल जो कुछ भी उन कंट्रीज का अपना होता था उस सबको बर्बाद कर देते, अपना एक अलग सिस्टम उस कंट्री में लगा देते और फिर अपने फायदे के लिए उस कंट्री का यूज करते, जैसे उन्होंने इंडिया के केस में किया है, बात की नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनिशियली इंटरेस्ट था वो था ट्रेड में, वो इंडिया आए थे ट्रेड करने। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ आकर के हमारी ट्रेड किया ही किया। ट्रेड के बाद धीरे धीरे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है किस तरह बंगाल, बिहार, अवध और साउथ इंडिया हर जगह फिर उन्होंने हमारी टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई कर लिया है, बात की नहीं। जब हमने मराठा और मैसूर वॉर्स में देखा था किस तरह उनके लोकल रूलर्स को, लोकल इलाकों को हरा करके उन्होंने सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ट्रेड के साथ साथ हमारी पूरी टेरिटरी को भी, यानी हमारे लैंड और हमारे जगह को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे वो डिकेड्स यानी बहुत ज्यादा सालों तक, दसियों सालों, सैकड़ों सालों तक वो हमारे पास रहे और हम पे कब्जा किया, ठीक है। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 टू 1799, 100 साल के ईयर की बात है। अगर हम तब की बात करें तो जो कंपनी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में इंडिया आई थी तो वो हमसे सामान खरीदने आए थे। वो चाहते थे कि हम इंडिया जाएं, वहां के सामान पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, हम उनसे सामान खरीदेंगे और फिर उन सामान को और ज्यादा महंगे दामों पर यूरोपियन मार्केट में बेचेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक तरह से ब्रोकर, हमसे वो सस्ते में लेंगे बट यूरोप में जाके वो महंगा बेचेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ये करने आई थी और उस सेल के थ्रू वो प्रॉफिट कमाने आई थी। बट जब धीरे धीरे वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है, हम तो इसका और फायदा उठा सकते हैं, उनके अंदर लालच जाग गया और उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया, मतलब हमारे राजाओं को हरा करके हम पे कब्जा कर लिया। और फिर वो क्या करते, हमारे यहाँ से रॉ प्रोडक्ट ले जाने लगे। पहले वो बना बनाया सामान खरीदने आते थे, फिर उन्होंने हम पे कब्जा करके हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल, जैसे सामान बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कपड़ा बनाया जाता है कॉटन से, तो हमारे यहाँ से वो कॉटन ले जाते थे। पहले वो कपड़े लेने आते थे लेकिन बाद में वो कॉटन ले जाते थे और इंग्लैंड में अपनी मशीन से वो बना के कपड़े हमारे यहाँ लाते थे और हमें जबरदस्ती बेचते थे। तो एक तरह से उन्होंने हमें सोर्स बना लिया रॉ मटेरियल का, हमारे यहाँ से सामान ले जाएंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग वो अपनी कंट्री में करेंगे और लौट के क्या करेंगे, हमें ही वो सामान बेचेंगे महंगे दाम पर। हमें दो तरफ से नुकसान हुआ। एक तो हम खुद कुछ बना नहीं पाते थे क्योंकि हमारा सारा मटेरियल तो वो ले गए, वो बनाते थे, और प्लस जब हम बनाते नहीं थे तो हमें उनका ही खरीदना पड़ता था। तो एक टाइम पे जब इंडिया खुद बना के सामान दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, अब सिचुएशन ये हो गई कि हम कंज्यूमर हो गए, हमें उनसे खरीदना पड़ा। और बल्कि ओरिजिनल सिचुएशन क्या थी कि वो हमसे खरीदते थे महंगे दामों पर, ठीक है। धीरे धीरे उनकी ये जो मैन्युफैक्चर थी वो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंडिया को उन्होंने बहुत मार्केट अपना समझा, वहां से सामान बना के लाते, हमें बेचते। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इंडियंस की खुद की इंडस्ट्रीज पूरी बर्बाद हो गई क्योंकि उनको सामान बना ही नहीं पाते थे और वो सामान बेच भी नहीं पाते थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सामान तो यूरोपियंस का ही बिक रहा था, वो हमें बेच रहे थे, हम उन्हें क्या बेचेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सिचुएशन ऐसे कैसे पहुंची, ठीक है। ये तो हमने 18th सेंचुरी में देखा कि वो हमारे साथ क्या कर रहे थे। अब थोड़ा पहले की बात करते हैं। अगर 16th सेंचुरी की यानी 1501 टू 1599 की बात करें, तो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज वो इंडिया आई, हमारे यहाँ से वो सामान ले जाती थी इंडियन टेक्सटाइल्स को और फिर यूरोप ले जाके बेचती थी, मैंने बताया, क्योंकि वो इसी वजह से इंडिया आए थे क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था अपनी चीजों के लिए।
ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत फेमस थे, जैसे कुछ नाम है मसलिन, कैलिको, ठीक है। हम लोग के ये सारे नेम्स बहुत फेमस थे हमारे कपड़ों के, कि मसलिन का दे दो, कैलिको का दे दो, तो ये हमारे यहाँ के बहुत फेमस थे। हमारे जो प्रिंटेड, जो हमारे कॉटन के कपड़े होते थे, उन पे हमारी लोकल प्रिंटिंग होती थी। जिस तरह से आप देखते हो ना ट्रेडिशनल, आप कहीं जगह पे जैसे जयपुर घूमने जाते हो तो वहाँ पर अलग तरह के कपड़े मिलते हैं, कहीं और घूमने जाओगे वहाँ अलग तरह के कपड़े मिलते हैं। हमारे प्रिंटेड कॉटन क्लोथ जो थे उनको चिन्स बोला जाता था, CHIN, T और Z। वो चिन्स, खासा, बंधना, कोसेस, ये अलग-अलग इलाके के हैं। कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान की बंधनी है, कोई चिन्स है। तो अलग-अलग तरह के हम लोग कपड़ों पे काम करते थे और वो बहुत उनके नाम यूरोप में फेमस थे। 1680s की बात करें तो प्रिंटेड इंडियन कॉटन का क्रेज हो गया इंग्लैंड में। लोगों को और पसंद आने लगे 1680s के बाद से, मतलब नियरली नियरली 17th सेंचुरी में। एंड यूरोप, और हम लोग फ्लावर्स की बहुत प्यारी फ्लोरल डिजाइन बनाते थे कपड़ों के ऊपर। यूरोपियंस उन कपड़ों को देखते और बहुत उनको वो सुंदर लगते कि वो बोलते कि ये कितने ब्यूटीफुल कपड़े हैं, कितने फ्लावर्स, कितने अच्छे प्रिंट है इन कपड़ों पर, हमें नहीं पहनेंगे। और इतने फाइन टेक्सचर होते थे, यानी कपड़े बहुत सॉफ्ट होते थे हमारे। तो हमारे सॉफ्ट कपड़ों को जब वो देखते तो उनको वो पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होते थे, शरीर में चुभते नहीं थे। और उनके यहाँ के मशीन वाले जो क्लॉथ होते थे वो उनको चुभते थे। और हमारे कपड़े उनके कंपैरिज़न में थोड़े सस्ते भी होते थे, क्योंकि हमारे पास तो रॉ मटेरियल बहुत सारा होता था। बहुत ज़्यादा हमारे कपड़ों की डिमांड बढ़ गई। इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो उनके अपने लोकल सिल्क के मेकर थे इंग्लैंड में, जो खुद कपड़े बनाते थे इंग्लैंड के लिए, और वहाँ के जो वूल मेकर्स थे, लोकल इंग्लैंड में कपड़े बनाते थे, वो डरने लगे कि इंडिया का इतना सारा सामान आने लगा है यूरोप, ये लोग इतना फेमस हो गए हैं, हमारा तो पूरा इंडस्ट्री ही बैठ जाएगा। और इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड में प्रोटेस्ट करना शुरू करा। प्रोटेस्ट का मतलब किसी चीज़ को अपोज़ करना। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अब इंडियन कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं वो इंग्लैंड नहीं मँगाए जाएँगे, क्योंकि बाकी फिर और कोई कुछ खरीदता ही नहीं है, क्योंकि सब फिर इंडियन क्लॉथ्स ही खरीदते हैं। ठीक है? धीरे-धीरे जो है वो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है कि उनको ये पता चल गया। फिर क्या हुआ, लेकिन तब भी डिमांड कम नहीं हुई, तो उन्होंने फिर नया आइडिया निकाला कि जब लोग इंडिया के कपड़ों को इतना पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद इंडिया जाएँ, वहाँ से सस्ते कपड़े लाएँ और यहाँ महँगे बेचें, तो बीच में हम प्रॉफ़िट कमा लेंगे। इसीलिए वो इंडिया आए थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय बेटा ब्रिटेन में नई-नई शुरू हुई थी। इंडिया की इंडस्ट्री तो पूरी धाक जमा चुकी थी ब्रिटेन में, वो तो वर्ल्ड फेमस हो गए थे। लेकिन उनकी इंडस्ट्री अभी नई-नई शुरू हुई थी, तो उनकी इंडस्ट्री को बहुत झटके लग रहे थे, क्योंकि कोई उनका सामान खरीद ही नहीं रहा था। इंग्लैंड में जो लोकल चीज़ें बनती थी 17th-16th सेंचुरी में, इंडिया की चीज़ों से बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि इंडिया की चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे, जो वो लोग कपड़े बनाते थे, वो चाहते थे कि ऐसी मार्केट होनी चाहिए, हमारी मार्केट में इंडियन के टेक्सटाइल की एंट्री ही बंद कर दूँ। तो आएँगी ही नहीं, बिकेंगी ही नहीं, तो लोग हमारा ही सामान खरीदेंगे। इसीलिए पहले उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि आप कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो उनको अ, जो पहला पहला जब उन्होंने अपना जो स्टेप उठाया, वो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने वहाँ की, जब वहाँ की गवर्नमेंट को भी लगा कि इंडिया का तो सारा सामान हमारे यहाँ के लोग खरीद रहे हैं, तो हम क्या करते, उन्होंने हमारा कॉपी कर लिया। उन्होंने हमारी डिज़ाइन्स को कॉपी करके खुद की वहाँ पे एक कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, इंडियंस की डिज़ाइन्स कॉपी होने लगी इंग्लैंड में, और वो क्या करने लगे, वहाँ पे जो इंग्लैंड का प्लेन व्हाइट और प्लेन जो इंडियन क्लॉथ होते थे, वो ये वहाँ से ले जाते और वहाँ पर खुद वहाँ प्रिंटिंग करते और उनसे वो कपड़े बेचते फिर अपना लोकल। इंडियन टेक्सटाइल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी। वो धीरे-धीरे करके कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो हमसे कम्पीट करें। इंडियन टेक्सटाइल से और कम्पीट करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस किया, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग तो सारा कपड़ा हाथ से बनाते हैं अपने हाथों से। उन लोगों ने मशीन को इन्वेंट किया, ठीक है? इसी इसी में पहली जो मशीन इन्वेंट हुई, स्पिनिंग जेनी बोलते हैं उसको, 1764 में। उससे कपड़े जल्दी-जल्दी बन जाते थे। फिर 1786 में उन्होंने स्टीम इंजन बनाया, तो इंजन से तो और जल्दी-जल्दी नई-नई मशीनें बनने लगी, ठीक है? और स्टीम इंजन के और स्पिनिंग जेनी के इन्वेंशन से ही कॉटन टेक्सटाइल एकदम चेंज हो गया। क्योंकि वीविंग में पहले बहुत टाइम लगता था, हम नॉर्मल चरखे पे या हाथों से वीविंग करते थे, तो हमें महीनों लग जाते थे। उन्होंने मशीन इन्वेंट कर ली, तो उनकी वीविंग बहुत जल्दी हो जाती थी।
वो बहुत सस्ते में बहुत लार्ज क्वांटिटी में वीविंग करने लगे। तो एक तरह से ये समझ लो कि हमारे से परेशान होकर के उनकी इंडस्ट्री में उन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल इनोवेट किया कि हमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। इसके पहले कि इंडियन की इंडस्ट्री जो है पूरे यूरोप में छा जाए और सब लोग यहाँ पे केवल वही सामान खरीदें। हम हम लोग तो सप्लाई भी कम कर पाते थे क्योंकि हम हाथों से बनाते थे, स्लो बनाते थे। उन्होंने सोचा कि हम मशीन बनाएँगे और ढेर सारे कपड़े नए बनाएँगे, ठीक है? और फिर उन्होंने हमारी कुछ चीज़ें कॉपी भी कर ली डिज़ाइन्स वगैरह। ये शुरुआत है जब वो हमसे कॉम्पिटिशन कर रहे थे और हम बहुत आगे थे उनसे। फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में लेकिन उनके ये सब करने के स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन और इमिटेशन मतलब कॉपी करने के डिज़ाइन्स के बाद में भी इंडियन की इंडस्ट्रीज़ जो है इंडियंस की डोमिनेट करती रही 18th सेंचुरी तक वर्ल्ड को। मतलब हमारी चीज़ों की डिमांड थी क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। तो यूरोपियन ट्रेडिंग जो कंपनीज़ थी वो बहुत प्रॉफिट कमाने लगे। किससे? इस ट्रेड से वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कंपनीज़ बहुत प्रॉफिट कमाने लगी। क्यों? जो बना रहे थे उनका तो नुकसान हो रहा था क्योंकि उनका कोई सामान खरीद नहीं रहा था। यूरोपियन जितने मैन्युफैक्चरर्स थे वो सब परेशान थे कि हमारा सामान कोई नहीं खरीद रहा। लेकिन ट्रेडिंग कंपनी फ़ायदा कर रही थी। ट्रेडिंग कंपनी वो कंपनी है जो इंडिया से माल ले जाती है और ब्रिटेन पे और महँगे में बेचती है। ठीक है? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसी और कंपनीज़ है जो ट्रेड करती थी वर्ल्ड के एक जगह से सामान ले जा कर के यूरोप में महँगा बेचने पे। वो सब लोग बहुत क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था, इंडियन चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। जो ट्रेडर्स इंडिया से सामान ले जाते थे, यूरोप में महँगा बेचते थे, उनको बहुत प्रॉफिट होता था। क्योंकि कितना भी दाम माँगो यूरोप में इंडियन की चीज़ों का, लोग पे करने को रेडी थे। तो इस तरह से उन लोगों को लालच आने लगा, ब्रिटेन के ट्रेडर्स को कि हम और जाएँ, इंडिया से और सामान लेके आएँ तो हमको और प्रॉफिट होगा। 19th सेंचुरी तक आते-आते बंगाल में एक रीजन है ढाका, जो अब बांग्लादेश का पार्ट है। उसके अलावा कोरोमंडल कोस्ट यानी केरला और गुजरात, ये कुछ इलाके थे जहाँ पर इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो सबसे ज़्यादा बनता था। ये बहुत फेमस रीजन है, ठीक है? तो बंगाल हो गया, ढाका हो गया, कोरोमंडल कोस्ट और गुजरात। ये 4 रीजन है जो बहुत फेमस है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन टेक्सटाइल्स बनता था, ठीक है? फिर धीरे-धीरे क्या हुआ जैसे-जैसे ब्रिटेन में कॉटन की इंडस्ट्री और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, तो धीरे-धीरे इंडियन की टिन इंडस्ट्री थोड़ी डिक्लाइन हो गई यानी गिरने लग गई। क्योंकि वो लोग फिर उनकी गवर्नमेंट ने भी इंडिया का सामान पे रोक लगा दी, तो हम लोग अपना सामान वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे और उन लोगों ने अपने सामान को वो लोग जल्दी-जल्दी मशीन से बना के बेचने लगे। इंग्लिश के जो कॉटन टेक्सटाइल है वो धीरे-धीरे उन्होंने इंडियंस को उस मार्केट से निकाल दिया, ठीक है? और उसके अलावा उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में भी जो अलग-अलग मार्केट्स थी जहाँ पे क्योंकि इंडियंस के जो कपड़े थे वो केवल यूरोप में या ब्रिटेन तो जाते नहीं थे, अफ्रीका भी जाते थे, अमेरिका भी जाते थे, यूरोप के अलग कंट्रीज़ में भी जाते थे। वहाँ सब में भी उन्होंने वहाँ से कॉम्पिटिशन करके हमको वहाँ से धीरे-धीरे गिरा दिया। तो वो खुद के बनाए कपड़े पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने लगे। एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा था इंडियन वर्सेस इंग्लैंड ब्रिटिशर्स का, जिसमें उन्होंने हमें बाद में काफ़ी चोट पहुँचाई हमारे ट्रेड को, ठीक है? फिर धीरे-धीरे जब हमारा कपड़े बाकी जगह बिकने बंद हो गए क्योंकि उनके मशीन मेड क्लॉथ्स और सस्ते होने लगे। पहले वो सस्ते थे थोड़े तब भी लोग इंडियंस कपड़े खरीदते थे। लेकिन फिर एक टाइम के बाद में प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया। मान लो कि हमारे कपड़े ₹100 के मिलते तो वो अपना कपड़ा ₹1 में बेचने लगे। जैसे आज की डेट में सब लोग चाइनीज़ मोबाइल खरीदते हैं। रियलमी हो गया, ओप्पो हो गए और पता नहीं कौन-कौन से ब्ला-फ्ला-फ्ला क्यों? क्योंकि तुम लोगों को सस्ते में बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो सब खरीदते हैं कि नहीं-नहीं सस्ता भी है और कितना अच्छा है। अगर कोई महँगा मोबाइल बेच रहा है और अच्छा बेच रहा है, तब भी इंसान नहीं लेगा क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं। तो उन्होंने अपनी जब मशीनरी डेवलप कर ली तो उनके कपड़े और सस्ते होने लगे। तो धीरे-धीरे करके उन्होंने बहुत जगह की वर्ल्ड की मार्केट से इंडिया को बाहर कर दिया। हम लोग अब उनका कॉम्पिटिशन नहीं बचे और धीरे-धीरे हम अपनी जो पुरानी इमेज थी वो भी खोने लगे। जब ये ब्रिटिशर्स के कपड़े पूरे वर्ल्ड के मार्केट में फेमस होने लगे, उस वक़्त इंडिया के वीवर्स को थोड़ी दिक्कत होने लगी क्योंकि उनके जो कपड़े हैं वो बिक नहीं रहे हैं, वो महँगे हैं, अच्छे हैं, बट मशीन मेड कपड़े इतने सस्ते हैं कि लोग अब उसे नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया। बंगाल के जो वीवर्स थे वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह हिट हुए क्योंकि वहाँ की कारीगरी बहुत फेमस थी और उनका पूरा का पूरा जीवन अपनी कारीगरी पर ही डिपेंड था। मतलब वो कपड़ों से ही पैसे कमाते थे। तो उनको फिर बहुत नुकसान हुआ अराउंड 18th सेंचुरी की बात अब अपन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके पहले तो बहुत फेमस थे इंडियंस, ठीक है? इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज़ उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना फिर धीरे-धीरे बंद कर दिया। एक तो वो इंडिया आ भी चुके हैं 1800s में आप जानते ही हो कि हम तो कंट्रोल में है ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने इंडियन के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिया एकदम और वो सिचुएशन और खराब हो गई
जब ब्रिटिशर्स के कपड़े भी इंडिया आने लगे, मतलब अब से 16th सेंचुरी में हम बहुत फेमस थे, 17th सेंचुरी में भी हम उन्हें कंपटीशन दे रहे थे, बट धीरे-धीरे उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया, हमारे कपड़े वहाँ भिजवाने बंद कर दिए और वहाँ की गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे रोक लगा दी, तो हमारे कपड़े जो जैसे-तैसे वहाँ पहुँच भी पाते थे, वो भी नहीं पहुँच पा रहे थे। उसके अलावा हम उनके गुलाम बन गए थे, तो हमें तो उनके हिसाब से ही काम करना था और फिर उन्होंने अपने कपड़े भी इंडिया बेचने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज ने इंडियन के कपड़े एकदम खरीदने बंद कर दिए। 1800s की बात कर रही हूँ, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ है, उस वाली सेंचुरी की। धीरे-धीरे सिचुएशन और खराब हो गई। ब्रिटिशर्स के कपड़े भी इंडिया आने लगे, कॉटन के कपड़े, और उससे क्या हुआ कि हमारे लोकल लोगों को भी और नुकसान हुई। कि पहले हमारे कपड़े बाहर जाने बंद हो गए, पहले उन्होंने हमें वर्ल्ड मार्केट से खत्म कर दिया। फिर उन्होंने हमारे कपड़े इंग्लैंड में भेजने बंद कर दिए। फिर वो हम अपने कपड़े लेके हमारे यहाँ आ गए, तो हमारे कपड़े जो हम लोग खुद खरीद रहे थे, वो भी बंद हो गए, क्योंकि वो कपड़े इतने सस्ते बेच रहे थे और इंडियन से वो इतना टैक्स वसूलते थे कि पैसा किसी के पास था नहीं। तो सब लोग सस्ते ही सामान खरीदते थे, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो वो ले लेते थे। हमारे पास थोड़े बहुत पैसे बचते थे, हम उतने पैसों में कपड़े, उन्हीं के कपड़े सस्ते थे तो हम उनके ही कपड़े ले हम पहनते थे। अपने ट्रेडिशनल लोगों के कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि वो लोग कपड़े थोड़े महँगे देते थे, मेहनत से बनाते थे। तो एक तरह से सिस्टमैटिकली उन्होंने पूरे हमारी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी थोड़ी-थोड़ी जगह पे, कुछ जगह पर हैंडलूम, मतलब हाथ से बुनने वाला हैंडलूम होता है, बुनाई बुनकर जिसे बोलते हैं। ये कम्युनिटी जैसे-तैसे थोड़ा बहुत सर्वाइव करती रही। क्योंकि कुछ तरह के कपड़े ऐसे थे जो केवल इंडियंस ही बना पाते थे। वो मशीन से बन ही नहीं सकते, वो हाथ से ही बन सकते थे। मशीन उतनी अच्छी साड़ी प्रोड्यूस करने में फेल हो गई, हमारी जैसी। हमारे जैसे सिल्क की साड़ी है, बॉर्डर्स और जितने हम कढ़ाई और डिज़ाइन्स, तो बहुत सारे जो हम नॉर्मल कपड़े बनाते थे प्लेन खादी के, वो तो उन्होंने सब कुछ हमारे बिकने बंद हो गए, उनके शुरू हो गए। लेकिन फिर भी कुछ टाइप के कपड़े ऐसे थे जो इंडियंस के स्पेशलिस्ट थे, वो कोई और बना ही नहीं सका। तो उसके चक्कर में थोड़ी बहुत वीविंग कम्युनिटीज़ कहीं-कहीं बच गए। लेकिन फिर भी बहुत सारे वीवर्स और स्पिनर्स ने अपनी जॉब खो दी। उन सबको अब उनके पास उनके बनाए कपड़े कोई खरीद नहीं रहा, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उन्हें एग्रीकल्चरल लेबर बनना पड़ा। वो दूसरों के खेतों में काम करते दिन भर, फिर मुश्किल से उन्हें खाने को मिलता। कुछ लोग इस चक्कर में सिटीज़ में चले गए और वहाँ जाकर के कंस्ट्रक्शन या प्लांटेशन में काम करने लगे। कुछ लोग अफ्रीका, साउथ अमेरिका यानी इंडिया छोड़कर ही चले गए। तो बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड यानी जॉब्स का लॉस हुआ ब्रिटिशर्स की वजह से। कुछ हैंडलूम वीवर्स को जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉटन मिल खोली, उसमें उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में उनकी कॉटन मिल्स थी, लोकल लोगों की भी कुछ मिल्स थी, तो अब वो हैंडलूम वीवर्स ने अपना पर्सनल काम छोड़ कर के नई कॉटन मिल में काम करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो फेस की हैं बहुत ज़्यादा इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। ठीक है? ओके। अब कॉटन फैक्ट्री के कुछ डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। सबसे बड़ी कॉटन फैक्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। वो हमारा हुआ है हाँ, ओके। हाँ, हमारी कॉटन इंडस्ट्री धीरे-धीरे पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, हम तो उनके पूरी तरह गुलाम हो गए थे। फिर कुछ सालों सालों तक यही चलता रहा, 100 डेढ़ 100 साल तक उन्होंने हम पे राज किया, अपना सामान हमको बेचा और हमने उनका सामान खरीदा और वो प्रॉफिट कमा करके ढेर सारा इंग्लैंड ले गए। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हो गया 1914 टू 1918। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर क्या हुआ, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल था, तो उनका फिर वो अपनी सप्लाई हम पे ज़्यादा कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो वॉर लड़ रहे थे, तो उनके यहाँ प्रोडक्शन एकदम बंद हो गई, कोई कुछ बना ही नहीं रहा था, वो लोग तो वॉर लड़ रहे हैं। इस चक्कर में वहाँ से इम्पोर्ट आना इंडिया में बंद हो गया। इस मौके का तो हमें थोड़ी राहत मिली और इस मौके का फ़ायदा उठा करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमने अपनी एक कॉटन फैक्ट्री लगाई। इंडियन फैक्ट्रीज़ को बुलाया गया कि आप कुछ इंडियन फैक्ट्रीज़ को कुछ बुलाया गया कि आप और कपड़े प्रोड्यूस करिए, क्योंकि वॉर में मिलिट्री के लिए भी कपड़ों की ज़रूरत है। इस समय हमें मौका मिला, तो हमने अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज़ को फिर से लगाना शुरू करा 1900 में। और उसके बाद तो हम जानते ही हैं, गांधी जी और इन सब लोगों ने बहुत देश के लिए किया और फिर हमने धीरे-धीरे उनको यहाँ से भगा दिया। बट जो ईयर है 1700 टू 1800 वो बहुत बुरा है। 1800 टू 1900 और भी बुरा है, यानी 200 सालों तक वो 1608 में इंडिया आए थे। 1700 तक उन्होंने इंडिया के पूरे कॉटन को बर्बाद करके पूरा कब्जा कर लिया हमारे ऊपर। 1700 से लेकर के 1900 तक 200 सालों तक उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। हमारा पूरा उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने कपड़े हम
बेचने लगे जबरदस्ती, और हमें सारे पैसे भी, जो भी हम लोग अनाज उगाते जो भी, वो सब भी ले लेते। हमें जबरदस्ती नील की खेती या कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर करते। बट फिर उसके बाद उन लोगों में फिर वर्ल्ड वॉर हो गया, क्योंकि उनकी इतनी दिक्कतों के चलते यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आपस में ही लड़ने लगी। ठीक है, तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में वॉर हो गई। तो वॉर होने की वजह से हमें मौका मिला और हमने फिर अपने लिए कुछ किया। हमने कॉटन इंडस्ट्री खोली, हमने अपने अपने कंट्री के बारे में सोचा, और फिर हम उनके खिलाफ मूवमेंट करने लगे। फिर वही हमें पता ही है उसके बाद क्या हुआ, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन, ये सब मूवमेंट हुआ और हमने उन्हें भगा दिया यहाँ से। ठीक है, इंडियन वुड स्टील was produced all over the साउथ इंडिया। तो इंडियन की एक वुड स्टील है जो कि साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होती थी। उससे यूरोपियन साइंटिस्ट उनको बहुत अच्छी लगी वो वाली स्टील। वुड स्टील की जो मेकिंग प्रोसेस थी वो 19 सेंचुरी तक आते आते पूरी तरह खो गई हम लोगों से। क्यों खो गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉन्कर कर लिया तो आयरन और स्टील जो है वो उन्होंने वहां से, जो चीज उन्होंने कपड़ों में किया वही चीज उन्होंने बाकी चीजों में भी किया। हमारी वुड स्टील थी वो बहुत फेमस थी, साउथ इंडिया में वो बनती थी, उसकी भी स्टील की भी बहुत डिमांड थी वहां की मार्केट में। बट जब उन्होंने हम पे कब्जा करा तो हमारी जो स्टील है वो उन्होंने इंपोर्ट करना वहां बंद करा दिया। अपनी स्टील वहां से ले आए जो वो वहां बनाते थे, और हम लोग उनकी स्टील्स वगैरह खरीदने लगे। इसी तरह से 19 सेंचुरी तक आते आते इंडियन की स्टील की डिमांड भी एकदम कम हो गई, और हम लोगों की जो स्टील इंडस्ट्री थी वो सब उन्होंने अपने वहां के स्टील से डिस्प्लेस कर दी। ठीक है, और एज अ रिजल्ट सेवरन आयरन स्मेल्टर्स लॉस देयर जॉब। और जब स्टील ही बिकनी बंद हो गई तो हमारे यहाँ के, अभी तो हमने वीवर्स की सिचुएशन देखी, उन्होंने किस तरह से अपनी जॉब उनकी चली गई ब्रिटिशर्स की वजह से। अब हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी स्टील की इंडस्ट्री और मेटल की इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा वार किया। उन्होंने हमारा मेटल जो बाकी जगहों पर फेमस था वो भी उन्होंने बिकवाना बंद कर दिया। तो उस वजह से हमारे यहाँ के जो आयरन स्मेल्टर्स थे उनकी भी जॉब चली गई, क्योंकि स्टील आयरन से ही बनती है। ठीक है, तो आयरन जो है वो जितनी अच्छी स्टील बनाते थे, वुड स्टील वो अब कोई खरीद ही नहीं रहा था, सब इंग्लैंड की बनाई हुई स्टील खरीद रहे थे। तो 20th सेंचुरी तक आते आते आयरन स्टील के जो लोग हैं उन सबको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। लेकिन फिर वही स्टील फैक्ट्रीज वो लोग थोड़ी बहुत कोशिश करते रहे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में स्टील का प्रोडक्शन ब्रिटेन को और ज्यादा चाहिए था, क्योंकि वॉर में जरूरत थी हथियारों की, टैंक की। तो इम्पोर्ट जो है स्टील का कम हो गया इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को खुद के लिए स्टील चाहिए, वहां पे वॉर में उनको हथियारों की जरूरत है, टैंक की जरूरत है, और भी तरह की चीजों की जरूरत है। उन्होंने स्टील का इंपोर्ट फिर इंडिया में कम कर दिया। उसी का फायदा उठा करके हमने क्या किया, हमारे पास जब मौका मिला तो हमने टिस्को, हमारी एक कंपनी है टिस्को, आज भी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो हमारी स्टेब्लिश हुई, और फिर हम लोग अपनी पर्सनल स्टील बना करके बहुत जगहों पे एक्सपोर्ट करने लगे। ये तरीका है किस तरह से उन्होंने हमें खराब किया। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी टिस्को को मौका मिला तो टिस्को ने कैरियज और शेल्स व्हील में जो लगते हैं, कैरियज व्हील्स जो वॉर में यूज होते हैं, शेल गन्स वगैरह जो वॉर में यूज होते हैं, उन सब के लिए भी टिस्को ने बहुत ज्यादा काम किया। तो टिस्को का फिर धीरे धीरे फेमस हो गई टिस्को। ओवर द टाइम टिस्को जो है वो बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गई ब्रिटिश एम्पायर में। तो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम कुछ कुछ ऐसा मौका मिला, ठीक है, कि हमने अपने आप को दोबारा से कोशिश की। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी इंडस, मतलब हमारा चैप्टर का समरी कि क्या क्या इस चैप्टर में हुआ है। फ्रिंज क्या है? फ्रिंज एक तरह का क्लोथ है जिसमें फ्लावरी डिजाइन होती है। बंदनी क्या है? बंदनी भी एक तरह का प्रिंट डिजाइन है, उसमें ब्लॉक एक तरह से टाई और डाई की चुन्नी देखी है कभी, जिसमें कलर करके छोटे छोटे से ब्लॉक्स टाइप के होते हैं। यस मैम। बंदना पता है ना सबको? देखोगे तो दिख जाएगा। चिन्ह भी दिखाती हूँ अभी। ये देखिए सबने इस तरह की, यस मैम। बहुत ही है, मतलब दुपट्टों में और बाकी जगहों पर बहुत फेमस है ये। हर जगह आपको इस तरह का डिजाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये है डिजाइन, टाई एंड डाई को कलरिंग करके ये यूज होता है, ये बहुत फेमस था। और क्या है, और हमने चिन्स भी देखना है।
ये है चिंट्स, कितना नॉर्मल लग रहा है फ्लावरी डिजाइन। तो ये भी हमारे यहाँ के बहुत फेमस थे। अब तो ये बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो गई, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त इतना डिजाइनिंग कोई जानता नहीं था, लोग प्लेन कपड़े पहनते थे, ठीक है। और मसलिन देखना है, लाइट वेट कॉटन क्लोथ, देखते हो तो दिमाग में बैठा रहता है। हाँ देखा था मैंने, मसलिन फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत शाइनी होता है, ठीक है, और बहुत कंफर्टेबल टू वियर होता है। दिस इज मसलिन, एकदम सॉफ्ट कॉटन, ठीक है। नॉर्मली आपके घरों में कॉटन की साड़ी या कुछ ना कुछ होगा जो बहुत शाइन कर रहा होगा, वो होता है मसलिन। देख रहे हो कितना शाइन है, कितनी सॉफ्ट लग रही है। ये है मसलिन फैब्रिक, तो ये भी इंडिया का बहुत फेमस था, ठीक है। अब स्पिनिंग जेनी, जिसकी वजह से ये सब हुआ, स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन, जब ये डिस्कवर हुआ इंग्लैंड में 1800s में, फिर हमारे प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें प्रोड्यूस करना शुरू करा। ये है स्पिनिंग जेनी, जो हमारे चरखे का दूसरा ही रूप है, बट ये थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। तो ये है स्पिनिंग जेनी, और इससे उनका प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। ये देखो स्पिनिंग जेनी एक लड़की यूज कर रही है, हम बनाते थे हाथ से, और ये स्पिनिंग जेनी में फटाफट, ये देखो ये हैंडल लगा हुआ है, तो हैंडल को घुमाते ही कपड़ा बन जाता था फटाफट, ठीक है। तो एक तरह का ये मैनुअल ही डिवाइस है, बट ये बहुत ईजी काम करती है। और इस तरह से स्पिनिंग जेनी में पहले हाथ से घुमाना पड़ता था, तो कपड़ा बनते थे ज्यादा। नॉर्मल हाथ से तो स्पिनिंग जेनी ज्यादा ही कपड़ा बना देगा, क्योंकि मशीन है। फिर इसमें Yes, लग गया ma'am. स्टीम इंजन, तो ये इंजन से चलने लगी, तो और जल्दी जल्दी बनने लगा, समझ गए। Yes, ma'am. इस तरह से हम लोगों उन लोगों ने हम लोगों की पूरी इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद करा दी, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आप नॉर्मल बातें समझ, ये देखो स्पिनिंग जेनी है और पीछे इसमें मशीन लगी हुई है, तो ये अपने आप चलती चली जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही चलते थे। और स्टीम पावर्ड इंजन, तो ये इनके चलने से ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो दो चीजें आई, स्टीम पावर्ड इंजन और स्पिनिंग जेनी। और इनके ही डिस्कवरी से, इनके इन्वेंशन से उन लोगों का प्रोडक्शन बहुत इजी और जल्दी जल्दी होने लगा। वो जल्दी जल्दी चीजें डेवलप करने लगे, और हम हाथ से बनाते थे तो हमें टाइम लग जाता था, ठीक है। रंगरेज तो पता ही है क्या Yes, होता है, डायर को बोलते हैं। चरखा और टकली भी पता है, ये स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट है। टकली और चरखा, वो हम गांधी जी वाला चरखा है जिसका यूज करके हम बनाते थे कपड़े। तो अपना चरखा देखेंगे तो वो तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अपना चरखा कपड़े बना, चक्रा आ गया है ये तो। हमारा तो इतना छोटा सा है, इसमें एक एक धागा जाता है, हमारा इतना स्लो काम करता था, ठीक है। हमें सब चीजें पता है कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये डेड लाइंस हैं, आपने इसको याद रखनी है कि कब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने स्टील प्रोड्यूस करना शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपना प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो बैन कब किया, 1720 में किया। स्पिनिंग जेनी कब इन्वेंट हुई, 1764 में हुई। स्टीम इंजन कब इन्वेंट हुआ, 1786 में हुआ। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कब लगी, 1854 में बॉम्बे में लगी। टाटा आयरन और स्टील कंपनी ने स्टील प्रोड्यूस करना कब शुरू हुआ, 1912 में। बाकी चैप्टर्स के भी मैंने ऐसे दिए हुए हैं, तुम लोग पढ़ते पढ़ते हो कुछ कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है। ma'am. पढ़ते हैं. तो इस अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ हैज अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। सारे पड़े हुए हैं, चिन्स, कोसेस, खासा, बंदना, इनके नेम्स ये लर्न होने चाहिए। इन सब की जो थी वो बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसके अलावा जामदनी क्या है, जामदनी एक तरह का मसलिन का टाइप होता है, मसलिन कपड़े के एक टाइप को जामदनी बोलते हैं। उसमें बहुत ज्यादा डेकोरेटिव फ्लावर्स बने होते हैं, और इसकी तो ग्रे एंड व्हाइट होते हैं। इसकी तो साड़ी भी बहुत फेमस है जामदनी की, तो किसी ने कभी, और वैसे जामदनी कुछ लोग इसको जमदानी भी बोलते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के इलाके में बहुत मिलती है, ठीक है, ये साड़ीज, ठीक है। इस तरह से ये दिखती हैं। आप आजकल तो कोई बच्चा पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सारे कपड़े एक जैसे ही लगते हैं ठीक है।
लेकिन ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये मत समझो कि आज तक हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो सब बर्बाद हो चुकी हैं। धीरे धीरे करके हमने वापस रिकवर कर लिया और आज भी बहुत सारे लोग जामदनी पहनते हैं। ये देखो ट्रेडिशनल ढाकाई जामदनी ऐसी दिखती थी व्हाइट में और छोटे 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 बूटे हैं, तो ये जामदनी बोलते हैं इसको। मसलिन का एक टाइप होता है, साड़ी वाड़ी में ज्यादा यूज है। बंदना क्या है? बंदना भी एक प्रिंटेड स्कार्फ टाइप के होते थे जिसमें ब्राइट कलर्स के डिजाइन होते थे, मैंने दिखाया था। ठीक है, ओके। अगरिया क्या है? अगड़िया ग्रुप ऑफ मेन एंड वीमेन है जो कि बास्केट लोड्स ऑफ आयरन के बास्केट लोड्स को लेकर के जाते थे, उनको अगड़िया बोलते थे। ठीक है, उसके अलावा जो वर्ड चिंट है वो किस वर्ड से बना है? वो चिंत वर्ड से बना है, CHINT। टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी वो किस स्टील की बनी थी? वुड्स स्टील की स्वॉर्ड थी उनकी। टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी वो वुड्स स्टील की थी। इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन कब हुई? 19th सेंचुरी में। कर लोगे? पहला क्वेश्चन है फिर, हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्री? हमें क्या क्या पता है कि हमें क्या मिलता था? ठीक है, फिर पूरा लिखोगे। जब पोर्तुगीज इंडिया आए तो उन्होंने स्पाइसेस को लिया, फिर कॉटन टेक्सटाइल यूरोप में जो जाती थी उसको कैलिको बोलते थे, जो कि कैलीकट से आती थी। ठीक है, यूरोपियन कैलिको का नेम क्या है? कॉटन टेक्सटाइल जो कैलीकट, कैलीकट पता है ना, केरला के पास है, तो कैलीकट से जो आया है कॉटन उसको बोलते थे कैलिको। ठीक है, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, चिंट्स, कोसेस और खासा बंधना ये भी बहुत डिमांड में थे। चिंट्स को जो है वो हिंदी वर्ड चिंट से डिस्क्राइब किया है जिसका मतलब होता है स्मॉल फ्लावरी डिजाइन। बंदना जो है वो भी ब्राइट कलर का स्कार्फ है, नेक के अराउंड पहना जाता है, और ये टफ जो है वो बांधा से डिस्क्राइब हुआ है जिसका। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जिसमें दिए हुए क्वेश्चन एंड आंसर जिसको आपको लर्न करना है, समझ गए? फिर है क्वेश्चन, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट द टेक्सटाइल प्रोड्यूशन इन इंडिया? जब कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन में बनने लगी तो इंडियन टेक्सटाइल के प्रोड्यूसर्स की क्या हालत हुई, हमें पता ही है क्या हालत हुई। ये क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए आपको इनको पढ़ना है। फिर है आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हुई? स्पिनिंग जेनी के बारे में बताना है और स्टीम इंजन के बारे में बताना है कि क्या क्या दिक्कतें वो आई। ठीक है, फिर हमें ये भी बताना है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हमें जो है वो आयरन स्मेल्टर से बहुत टैक्स वसूलती थी उनको फर्नेस यूज करने के लिए, उससे उनकी इनकम डबल, मतलब इस वजह से उनकी इनकम कम हो गई। और जो आयरन स्मेल्टर्स थे उनकी स्टील प्रोड्यूस यानी बंद हो गई जिसको वुड्स बोलते थे, इससे उनकी जॉब चली गई। ठीक है, ये सब लिखना है। कर लोगे? Yes, ma'am. पक्का? इधर एनीबॉडी Yes, जिसको ma'am. लगे नहीं हो पाएगा, चलो एमसीक्यूज कुछ देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पोर्ट्स ऑफ 17th सेंचुरी बताओ क्या है? सूरत। सूरत इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पोर्ट ऑफ 17th सेंचुरी। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अच्छा ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन, बंदना पैटर्न्स कहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते थे? बंदना पैटर्न Ma'am, Rajasthan and Gujarat. राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात एकदम बगल बगल पड़ते हैं, वहां पर बंदना पैटर्न बहुत फेमस है। रंगरेज का काम क्या होता था? रंगरेज का मतलब जो कलर करता है, Dye डाई, thread. डाई क्लोथ। फर्स्ट कॉटन मिल जो है इंडिया में वो कहाँ बनी? बॉम्बे में, ठीक है नहीं? Yes, ma'am. अभी तो बताया 1853 बॉम्बे। वुड्स स्टील है वो कहाँ पे आती थी? सेंट्रल इंडिया से आती थी, नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से? Central. साउथ, साउथ इंडिया। वुड्स स्टील साउथ मैम इंडिया। साउथ। अभी तो टीपू सुल्तान की तलवार वुड से बनी थी, वो साउथ में ही तो रहता था, नियर कुर्ग Okay, ma'am. या मैसूर। ठीक है, फिर फिल इन दी ब्लैंक्स तुम लोग देख लेना, और इस ट्रू एंड फॉल्स और वेरी शॉर्ट इनको लर्न करने हर एक क्वेश्चन के, जिन क्वेश्चन के आंसर्स Okay, ma'am. सब लर्न होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, ओके। तो अब बताओ, ठीक है, तुम लोगों का अगले 3 चैप्टर का वाइवा होगा, अभी नहीं होगा, कल Ma'am, नहीं है, कौन से? कल नहीं होगा, अगले एसएसटी की क्लास में करूंगी मैं वाइवा। ठीक है, तो मैम चैप्टर कल कोई भी नहीं है? क्या बेटा? मैम कल कोई टेस्ट नहीं है? नहीं, कल कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों का। ठीक है, Okay, ma'am. tomorrow is your holiday, but I am giving you homework. What homework? You have to learn question and answer of this chapter। और इसके पहले मैंने कौन सा चैप्टर कराया था? इसके पहले आपने
मैम शायद इसका वाइवा हो चुका है। इंडस्ट्रीज कराया था इसके पहले मैंने। यस मैम। तो ये देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग लॉज और रिवोल्ट ऑफ 1857, इन 3 चैप्टर का वाइवा हो चुका है। आपको Yes, ma'am. इंडस्ट्रीज और दिस चैप्टर, इन 2 चैप्टर्स को कल लर्न करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले पूछूंगी, स्टार्टिंग के हाफ एन आवर, फिर बचे हुए हाफ एन आवर पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो वो क्लास Okay, थोड़ी ma'am. लंबी होगी, ठीक है? Okay, मैम।